हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करना चाहेंगे सैमसन डाटा की। यस गाइस, अपनी लेटेस्ट अपडेट के अंदर सैमसन डाटा हमें यहाँ पर अपने लेग्स दिखाते हुए विजिबल है एंड ही शोइंग वन ऑफ द बेस्ट लेग्स ऑन द टॉप साइड। मतलब 10 वीक्स आउट की अपनी इस फिजिक अपडेट के अंदर काफ़ी बेहतर इनकी कंडीशनिंग शो बाय शो होती हुई हमें दिख रही है। साथ में आप यहाँ पर वेज देख सकते हो इनकी आर्म्स को ट्रेन करते हुए। लेग्स के अंदर तो भाई बात ही क्या करें, शोइंग ग्रेट सेपरेशन एंड डिटेल। मतलब इनके लेग्स गाइस आज के टाइम पे टॉप साइड पे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। मसल मास इंक्रेडिबली फिल्ड आउट है ऑन दिस मैसिव फ्रेम। एंड साथ में गाइस सैमसंग अब उस मसल मास को मैच्योर करने पे टाइम लगा रहे हैं, बिकॉज देखो और ज़्यादा मसल की रिक्वायरमेंट इनको है नहीं। करेंगे तो अच्छी बात है, बट यस अभी इनका फ्रेम काफ़ी ज़्यादा फील्ड आउट लगता है। ही विल बी वेरी हार्ड टू बीट जिस भी शो के अंदर ये एंटर करेंगे। और आने वाले टाइम में गाइस जैसे इनकी मसल मैच्योरिटी इंक्रीज करती जाएगी, कंडीशन हम कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए इंप्रूव होते हुए देख ही रहे हैं, तो ही विल बी रियली हार्ड टू डिथ्रोन इन कपल ऑफ ईयर्स। जिस तरह से अपने फ्रेम पर और ज्यादा मसल मास एस्थेटिक्स बनाए हुए कैरी करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। और सैमसंग डाटा की फिजिक का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बताऊं क्या है, वो है गाइस बैलेंस। इनको ना ही अपने लेग्स पे और ज्यादा मसल मास चाहिए, ना ही आर्म्स पे, ना ही किसी और मसल पे। यस अगर कुछ चाहिए तो अपनी बैक पे ये थोड़ा और काम कर सकते हैं, अपने लैट्स की विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, डेप्थ और डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं बैक पे। लेकिन अगर ये नहीं भी करते ना गाइस, तो वंस अपॉन अ टाइम जो इनकी वीकनेस थी अब वो वीकनेस तो नहीं रही। अब दैट इज अ वेरी बैलेंस बॉडी पार्ट। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ बन गई है, लेकिन हाँ वीकनेस भी नहीं है। काफी बैलेंस इनकी फिजिक लगती है इनकी बैक के साथ में। और जो इन्होंने गाइस थोड़े से यानी कि 1.5 से 2 सालों के बीच के पीरियड में अपनी बैक को इसलिए ओवर बिंग अप करा है, दैट इज जस्ट टोटली कमेंडेबल गाइस। अब ये वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है। सो आने वाले साल टफ होने वाले गाइस किसी के लिए भी, क्योंकि सैमसंग is just standing too tall on the mountain and he is determined to। पूरी तरह से डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है। आई मीन अपनी तरफ से कोई भी स्टोन, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने का। ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं, इंटेंसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एक से दूसरी सिटी और दूसरी कंट्रीज में भी गेस्ट पोजिंग करते हुए दिख रहे हैं, अटेंडिंग सेमिनार्स ओवरऑल, बाकी प्रमोटिंग द स्पोर्ट गाइस। इस तरह से स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं जैसे आई थिंक लास्ट 2-3 सालों में ये चीज़ नहीं हुई है। आई मीन जो भी ये कर सकते हैं, जो भी चीज़ ये कर सकते हैं, ही इज डूइंग एट द वेरी बेस्ट लेवल, कोई भी कमी ना छोड़ते हुए। सो बस अब यही देखने गया कि कौन होता है फाइनल कॉल आउट में अगेंस्ट सैमसंग डाटा। क्या डायरेक्ट टर्न कर पाएंगे इस बार टाइट्स को? क्या डायरेक्ट यहाँ पर फुलनेस ज़्यादा कैरी करते हुए जो मिस्टर ओलंपिया में इनका लॉस हुआ है, जो इन्होंने टाइटल लूज करा है, उसके दोबारा रीगेन करने के लिए या फिर एक स्टेटमेंट बनाने के लिए सैमसंग को यहाँ पर बीट कर पाएंगे? वेल ये तो देखने में टाइम लगेगा। बाकी एक और होप यहाँ पे लगती है एंड्रू चैट से। क्या एंड्रू चैट इस बार कमाल कर पाएंगे? वेल पता नहीं मैन। मतलब देखो आप लोग हमेशा कमेंट्स में बोलते हो कि एंड्रू हैज़ द पोटेंशियल, एंड्रू विल बीट सैमसंग, अगर ये कर देंगे, अगर ये कर देंगे, अगर ये कर देंगे। तो आपको सच में नहीं लगता कि अगर वाली बात बहुत ज़्यादा हो गई है? मतलब ये चीज़ें तो कई सारी चीज़ों के बारे में बोली जा सकती है ना, कि अगर बिग हीट वापस आ गए तो वो बीट कर देंगे सैमसंग को। अगर बिग रैम में अपनी लोअर बैक वापस ले आए तो वो बीट कर देंगे। अगर डायरेक्ट लोअर बॉडी प्रपोर्शनेट कर लें तो वो बीट कर देंगे। और अगर निक की कॉर्ड्स किसी तरह से मैसिवली इंप्रूव हो गई तो वो भी बीट कर सकते हैं। तो ऐसे गाइस अगर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए अगर और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोग क्यों बोलते हो एंड्रू के बारे में ऐसा। आई रियली बिलीव उनके पास क्रेजी पोटेंशियल है गाइस, एक्चुअली में वो ये चीज़ कर सकते हैं। बट आपको ये लगता है एंड्रू के बारे में, खासतौर पे एंड्रू के बारे में अगर बहुत हो गया। लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई इनसे हर एक मिस्टर ओलंपिया में, बट कभी भी इन्होंने 100% डिलीवर नहीं करा गाइस। एक कंडीशनिंग इनको नेल करनी थी, बट वही चीज़ हर बार लोगों को एक तरह से अपने फैंस को डिसअपॉइंट करते आ रहे हैं। वो पैकेज लेकर आ ही नहीं रहा है, पोटेंशियल होते हुए भी, कैलिबर होते हुए भी वो चीज़ नहीं नील कर पा रहे। साथ में उनकी पोजिंग आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा नॉन इंटरेस्टेड से लगते हैं गाइस, जैसे उनको इंटरेस्ट ही नहीं है पोज करने में उस टाइम पे। बस उनके फेस से, एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि बस कर रहे हैं, बाकी मन उनका नहीं है। तो इस चीज़ से बड़ा ज़्यादा असर पड़ता है और यही चीज़ हम दोते देख रहे हैं एंड्रू के बारे में। इसीलिए मुझे लगता है गाइस कि अब एंड्रू जब तक खुद को एक्चुअल में प्रूव नहीं कर देते, जैसे कि सैमसंग करते आ रहे हैं बहुत पीछे वाले टाइम से, तो भाई एंड्रू को भी करना पड़ेगा। तभी हम लोग अगर वाली बात उनके लिए अब दोबारा कर सकते हैं। नहीं तो मुझे तो अब बस ऐसे ही लगता है कि एंड्रू 100% कभी अपने कैलिबर नहीं ला पा रहे और ना ही ला पाएंगे। एनीवेज इसके बाद अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है निक वॉकर की। और निक वॉकर वापस आ गए हैं अपने म्यूटेंट एंड द माउथ पॉडकास्ट से। यस गाइस, जो एक पॉडकास्ट करते थे उसके काफ़ी सारे एपिसोड्स इन्होंने नहीं करे, लेकिन अब दैट इज़ बैक। एंड वहाँ पर गाइस निक ने रिवील कर दिया इस सीज़न के अपने फर्स्ट शो को। वैसे तो देखो मैंने पहले ही कवर कर लिया था जब निक ने काफ़ी सारे शोज़ के नाम लिए थे जो कि प्रॉबेबल शोज़ हैं इस सीज़न में उनके कम्पीट करने के। बट नाउ इस शो के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने अनाउंस करा कि भाई सीज़न का मेरा पहला शो होगा पिट्सबर्ग प्रो। और आर्नो क्लासिक में मैं इसलिए कम्पीट नहीं कर रहा बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी टू सून जिसमें मैं रेडी हो पाऊँ। तो पिट्सबर्ग में हमें टाइम है गाइज। और यस
अब तक यहाँ पर गेस्ट पोजिंग ही होती थी सारे बड़े एथलीट्स की। एंड इट्स द फर्स्ट टाइम, पहली बार होगा ये हिस्ट्री में जब ओपन डिवीजन का कंपटीशन भी यहाँ पर होगा पिट्सबर्ग प्रो में। प्राइज मनी इस शो का गाइस बहुत अच्छा होने वाला है। आई थिंक 100,000 से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि इट्स अ स्टेपल गाइस, अ ट्रेडमार्क शो ऑफ IFBB। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मार्टिन वर्सेस निक का एक रीमैच। यस गाइस, मार्टिन ने पहले ही बोल दिया था इस शो के बारे में, कम्पीट करने के बारे में, और निक ने वही शो पिक करा जहाँ से मार्टिन एक तरह से उठे थे। यहाँ पर निक को बोला गया था कि यस आप जीत गए ये शो, बट मार्टिन ने आपको काफ़ी ज़्यादा पुश करा। और अब तो खैर मार्टिन एक टॉप 4 प्लेसर है गाइस, और कई लोगों के अकॉर्डिंग मार्टिन जैसे डायरेक्ट को भी बीट कर रहे थे, तो टॉप 3 प्लेसर बोलना भी गलत नहीं होगा कहीं ना कहीं। सो निक के लिए अभी भी गाइस चीज़ें बहुत सारी स्टेक पर हैं। निक को यहाँ प्रॉब्लम ना आ जाए और मार्टिन जीत जाए, और अगर निक जीते भी गाइस तो इट शुड बी स्टेटमेंट मेकिंग विक्ट्री, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग विक्ट्री होनी चाहिए, नहीं तो चीज़ें विल बी वेरी क्वेश्चनेबल फॉर निक वॉकर। एंड हेटर्स को एक स्ट्रांग मौका फिर से मिल जाएगा निक को कुछ कुछ बोलने का। एनीवेज मार्टिन ने पहले अनाउंस कर दिया था एंड निक ने बाद में सेम ही शो पिक करा, और इस चीज़ से गाइस स्टेक पर बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया वैसे है तो सही, बट साथ में 2 चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। पहली चीज़ ये कि निक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी फिजिक के साथ, अपने इंप्रूवमेंट्स के साथ, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनकी फिजिक में उसके साथ। एंड सेकंड गाइस, निक वहीं से मोमेंटम गेन करना चाहते हैं जहां से उन्होंने एक तरह से लूज करा था, एक स्ट्रांग कंपटीशन को बीट करके आगे जाना चाहते हैं। सी अगर उन्होंने मार्टिन को यहाँ बीट कर दिया, इट मीन्स क्लियरली गाइस निक अभी भी टॉप 4 टॉप 3 प्लेसिंग के लिए पूरी तरह से दावेदार होंगे इस हिसाब से। सो इट्स अ वेरी बिग शो फॉर निक वॉकर एंड प्रोबेबली गाइस मार्टिन के लिए भी, और सबकी नजर होंगी इस शो पर, ना सिर्फ रीमैच के लिए कि दोनों का रीमैच होने वाला है, नहीं, बल्कि मिस्टर ओलंपिया की इक्वेशन और टॉप 3 टॉप 5 के प्रबल दावेदारों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जो भी जीतेगा ना एक्चुअल में वहां पर वो प्लेस करने का पूरी तरह से दावेदार बन जाएगा। बाकी अपडेट्स में निक अपने न्यू कोच के साथ काइल विल्किस के साथ ट्रेन करते हुए दिख रहे हैं। इंप्रूवमेंट्स आई मस्ट से गाइस, यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स इनकी क्वाड्स पर दिखाई दे रही हैं। निक इज वेरी बिग एट दिस पॉइंट, ऑलमोस्ट 300 पाउंड्स को टच कर रहे हैं एक डिसेंट कंडीशनिंग के साथ। सो इवन दो 260 पाउंड 270 पाउंड्स निक अगर स्टेज पर आते ही मेरे हिसाब से 270 पर ही आएंगे, एंड ही विल बी एट द बिगेस्ट वेट ऑन द स्टेज गाइस एंड लुक रियली मैसिव। मैं वेट नहीं कर सकता इस शो का। आई फील सीजन का एक बहुत बड़ा शो होने वाला है, एंड सिंस देयर इज गुड इनफ टाइम इन दैट शो, क्वाइट पॉसिबल है कि बहुत सारे और लोग जैसे कि डायरेक्ट लंसफर्ड, सैमसन डॉडा वगैरह भी इस शो में कूद जाए, या फिर अकीम विलियम्स वगैरह। तो भाई देखने में मजा आएगा, कॉम्पिटिशन और ज्यादा टफ हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। वैसे तो अभी देखने में ये शो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है, क्योंकि मार्टिन और निक का रीमैच हमें देखने को मिलेगा। एनीवेज अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है माइक सोमरफील्ड की। एंड माइक इस वक्त हैं 10 वीक्स आउट फ्रॉम एनुअल क्लासिक। एंड यहाँ पर देखो जे कैटल के साथ ये पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे थे। यस, यहाँ पर थोड़े से माइनर से सॉफ्टवेयर ये दिखाई दे रहे हैं, बट 10 वीक्स है अभी इनके पास, एंड 10 वीक्स आर गुड इनफ टू एक्चुअली चेंज द एंटायर फिजिक। स्पेशली जब आप ऐसे डिसेंट कंडीशन को ऑलरेडी मेंटेन कर ही रहे हो तो 10 वीक्स बहुत ज्यादा टाइम होता है गाइस। एंड हियर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनेस्टली कोई वीकनेस नहीं दिखेगी आपको मार्टिन के फ्रेम में। मतलब मैं तो कोई पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको लगता है तो भाई बता देना। आई मीन इनसेन शेप गाइस, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिल्ड आउट फ्रेम, बहुत ही ज्यादा क्लासिक फ्रेम होने के साथ साथ माइक की फिजिक का जो प्लस पॉइंट है गाइस वो है उनका बैलेंस। आई मीन वेट कैप इतना ज्यादा माइक का भी नहीं है, क्योंकि हाइट उनकी भी इतनी ज्यादा नहीं है, 5 फीट 9 इंचेस हाइट है उनकी, बट उसके बाद भी इनकी फिजिक एक्सट्रीमली बैलेंस लगती है। लैट्स आर वाइडर, आर्म्स आर डिसेंटली बिल्ट, कॉर्ड्स काफी मैसिव है, इंसेनली टाइनी वेस्ट गाइस, मतलब बहुत अच्छे से फ्रेम को जहां यहाँ पर मसल होना चाहिए ना वहीं पर भरा पड़ा है। और आर्नल्ड में भी वेस्ली के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट के रूप में देख रहा हूँ मैं माइक को। देखो ऑन पेपर अगर बैलेंस देखें तो माइक को ही जीतना चाहिए, बट एट द सेम टाइम है ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते कि वेस्ली के पास भी एक जबरदस्त वाव फैक्टर है जिसको इग्नोर नहीं करा जा सकता। ही इज एक्सट्रीमली क्लासिक एंड यस नॉट एज बैलेंस एज माइक सोमरफील्ड, बट क्लासिक स्ट्रक्चर में, डेफिनेशन में वेस्ली इज सेकंड टू नो वन गाइस। और माइक को अपनी कंडीशन को मिस्टर ओलंपिया की तरह ही नेल करना है, एंड दैट इज इट गाइस, गेम ऑन। विथ ह्यूज कॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, माइक हैज वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ विनिंग इट हियर इन एनुअल क्लासिक। मुकाबला तो गाइस बस वही है, माइक और वेस्ली के बीच में ही होगा, बिकॉज उर्स, रमॉन, प्रियन कोई भी compete नहीं कर रहा। एंड इस वक्त गाइस माइक इज टेकिंग अ गुड सीजन ऑफ प्रेप। इस शो के बाद ऑफ सीजन लेने का, एक लंबा ऑफ सीजन लेने का उनका प्लान है, बिकॉज अभी भी उनके पास कपल ऑफ पाउंड्स बचे हैं जिससे वो अपने फेम को और ज्यादा फिल आउट कर सकते हैं, टू ग्रो एंड पुट ऑन अ बिट ऑफ मसल मास। एंड अभी गाइस अभी ही इस पॉइंट पर ही माइक एक प्रबल दावेदार हैं टाइटल के, तो बिगर और फुलर और डेंसर माइक सोमरफील्ड जस्ट कांट इमेजिन गाइस। आई एम जस्ट प्राउड कि मैंने इनको पूरे साल कवर करा, और ना सिर्फ उस वक्त जब ये टाइटल के इतने करीब आ गए थे या फिर टॉप 2 बन गए, और बल्कि इसी साल नहीं बल्कि मैंने पिछले भी कई सालों में इनको कंसिस्टेंटली कवर करा है। जो भी इस चैनल पर रेगुलर बना होगा उसको पता होगा कि इतनी ज़्यादा हमने माइक की बात करी, माइक के फ्रेम के बारे में बात करी है, माइक के
कैलिबर के बारे में बात करिए। एनीवेज बाकी आप किस पर बैट करोगे गाइज, माइक सोमरफील्ड या फिर वेस्ली विजर्स इन आर्नोल्ड क्लासिक? मेरे हिसाब से गाइज कहीं भी जा सकता है, बाकी आपकी ओपिनियन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अब अगर चलिए नेक्स्ट अपडेट पे गाइज, तो वो है ब्रैंडन करी की। एंड ब्रैंडन करी ने अभी कैप्शन में अपने बताया अपनी पोस्ट को डालते हुए कि इस बार की प्रेप मैं डोमेस्टिकली करूँगा ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, और मैं कुवैत में जाकर ट्रेन नहीं करूँगा। जबकि मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर एक सपोर्ट को जो मुझे मिली है, बेहतर बुदई से, अब्दुल्ला से, अहमद अकनवी से एंड अमर अब्दुल्ला से। मतलब ये 4 लोगों का नाम दिया ऑक्सीजन जिम में जो इनको ट्रेन करते थे। अब मैं गाइडेंस के अंदर हूँगा, ट्रेनिंग कोचिंग के अंदर हूँगा जस्टिन हैरिस की, वो मुझे ट्रेन करेंगे इस आर्नोल्ड प्रेप के लिए। सो फार अभी तक मुझे लग रहा है मेरी रूटीन अच्छी है, मैं घर पे सेटल्ड हूँ अच्छी तरह से, और प्रेप काफ़ी अच्छी जा रही है। सो आई थिंक गाइज अगर मैं अपनी बात करूं तो 7-8 सालों में ये फर्स्ट टाइम होगा जब ब्रैंडन करी प्रेप करेंगे और कुवैत में यानी ऑक्सीजन जिम में नहीं होंगे। नहीं तो हमेशा ऑक्सीजन जिम में ही इनकी प्रेप वगैरह, इनका वर्कआउट वगैरह होता है जब तक शो का टाइम नहीं आ जाता, टिल द एंड ऑफ द सीजन, या फिर प्रेप की भी बात करें तो। एनीवेज एक न्यू कोच के साथ ये ब्रैंडन करी का काफ़ी लंबे टाइम बाद एक टाइम होगा। एंड ब्रैंडन ट्राई कर रहा है अपने लक को कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ अपने लास्ट फ्यू शोज में जो इनके करियर में बचते हैं। एंड इवन दो यस गाइस इस बार के मिस्टर ओलंपिया में अगेन मैं यही बोलूँगा एक टॉप 6 फिनिश करी ब्रैंडन ने दोबारा से, एंड साथ के साथ अपनी कॉर्ड्स को भी काफ़ी फुलर साइड पे, बिगर साइड पे लेके आए। बट आई थिंक दैट इज जस्ट मैक्स आउट गाइस, इससे कहीं ज़्यादा और अपने लेग्स को पुश करके भी नहीं ला सकते। सो विद दैट सेड, डू यू गाइस थिंक आर्नोल्ड में ब्रैंडन कहीं से भी एक थ्रेट है सैमसन के लिए, या फिर इवन कैन प्लेस टॉप 2 या टॉप 3? बेस्ट केस गाइज आई बिलीव टॉप 3 होगा, वो भी इन केस डायरेक्ट कहीं मिस कर जाते या फिर एंड्रू कहीं मिस कर जाते, नहीं तो डायरेक्ट के होने से इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। नाउ टॉप 3 क्रैक करना इज गोइंग टू टेक अ रियली टफ फिजिक, पूरी तरह से 100% आना होगा इनको, और आई डोंट नो ये कर पाते हैं या नहीं। बाकी इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है जेम्स हॉलिंगसेट की। एंड जेम्स ने कंफर्म कर दिया है कि इस सीजन में आर्नोल्ड के बाद कौन सा शो उनके रडार पर है जहां पर वो compete करने उतरेंगे। सो गाइस वो शोज हैं 3, यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक, डेट्रॉयट प्रो एंड फीबो जर्मनी। एंड इफ ही फील्स राइट, उसके बाद अगर इनको सही फील होता है या फिर ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये compete करेंगे न्यूयॉर्क प्रो के अंदर भी। और अब यही होगा गाइस, ये सारे शोज जो भी मैंने नाम लिए हैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैक्ड हैं और यही होने वाला है। बड़ा हुआ प्राइज मनी हर एक शो में जो भी प्रमोटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स रेस कर रहे हैं वो सबको ल्यूरिन कर रहा है, सबको अंदर शामिल होने के लिए, compete करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि एक ही शो में काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स हमें compete करते हुए दिखे, कंपटीशन काफ़ी टफ दिखाई दे। एवरी सिंगल शो इज गोइंग टू बी स्टैक्ड गाइस, आई रियली कैन सी द कंपटीशन गोइंग अप। और इसीलिए गाइस किसी का भी क्वालिफाई करना इन एनी ऑफ द शो वोंट बी दैट ईजी, सबको एक मुश्किल कंपटीशन का सामना करना ही पड़ेगा, जैसा पहले कभी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। सो जेम्स यहाँ पर गाइस अपनी फिजिक प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी आर्नोल्ड में भी ऑलमोस्ट 10 वीक्स बाकी हैं, और उसके बाद भी जेम्स इज लुकिंग एब्सोल्युटली श्रेडिड। जेम्स बीइंग पील्ड मंथ्स आउट इज हिज मिस्टेक गाइस, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ना शोज से पहले पील्ड ऑलरेडी होके बैठ जाते हैं और शो के टाइम पे काफ़ी फ्लैट दिखाई देते हैं, काफ़ी डिप्लीटेड दिखाई देते हैं। और ये मिस्टेक ये एक बार नहीं गाइस, कई बार हमने जेम्स के साथ में देखी, फ्लैट और वॉल्ट आउट आते हैं स्टेज पर। आई रियली होप स्टेफन किंजो यानी कि बॉस ऑफ आउटलुक जिनके रिसेंटली न्यू कोच बने हैं, जिनके साथ इन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट करा है, उनके साथ ऐसा इशू जेम्स के लिए स्टेज पर ना आए। वैसे ही इज कमिंग अप एज अ क्रेजी गुड कोच, बट 1-2 एथलीट्स के साथ मैसअप होना इज वेरी नॉर्मल जब आप इतने सारे एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हो। मतलब बहुत सारे एथलीट्स है स्टेफन के पास इस वक्त, देखो विलियम बॉर्नेक हो गए, नेथन डियाशा हो गए, मार्टिन फिट्जवाटर, जेम्स हॉलिंगसेट, आई थिंक रीगन ग्रांड्स भी, मतलब बहुत सारे एथलीट्स एक साथ वो ट्रेन कर रहे हैं इस वक्त, तो टॉप कोच की तरह निकल के आ रहे हैं। इसलिए मुश्किल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, आप किस पर इतने बढ़िया तरीके से ध्यान दोगे और किसी न किसी पे तो मिस कर ही जाओगे, राइट। एनीवेज जेम्स इज लुकिंग मैसिव, फिजिक काफ़ी सॉलिड लग रही है, हार्ड दिखाई दे रहे हैं मसल्स इनके, जस्ट नीड टू ट्रांसलेट ऑन स्टेज गाइस। अभी भी ये 300 पाउंड्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी आप बताओ क्या ये टॉप 5 क्रैक कर सकते हैं, स्पेशली गाइस जब लाइनअप इतना ज़्यादा और भी स्टैक्ड हो गया हो। एनीवेज आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो यार, क्यों वेट करते हो अगले वीडियो का, बिना सब्सक्राइब करे देखोगे ऐसे मज़ा नहीं आएगा। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।